तो आज का न्यूज़पेपर हम ले रहे हैं। इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है डिस्कोर्स ऑन एआई गवर्नेंस दैट इंडिया मस्ट शेप। तो ये कल भी हमने इसको डिस्कस किया था और आज भी इसको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो बेसिकली किस चीज़ की बात कर रहा है? ये तीन चार चीज़ों की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इंक्लूडिंग एआई और ये सारी चीज़ें, इनका सबको बराबर लाभ मिलना चाहिए। सर्च इंजन किसके पास है आज? गूगल के पास सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। अमेरिका में एक कोर्ट ने उस पर इम्पोज भी किया है अभी कि वो क्या है, मोनोपोली कर रहा है, डेटा सीक्रेसी का फायदा उठा रहा है। इसके लिए ये क्यों जरूरी है, इसके ऊपर एक चेक लगाना और इसको अच्छे से समझना। क्योंकि जैसे जितने भी जो आपकी मार्केटिंग की कंपनियां हैं, कौन कौन सी है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये कैसे काम करती हैं? ये इनके पास पूरा डेटा होता है। कोई भी आदमी जब ऑर्डर कर रहा है तो उसका पूरा कितने ऑर्डर कर रहा है महीने में, कहाँ से कर रहा है, किस एरिया से कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किस तरह की डिमांड है। तो ये क्या करते हैं, उस सारे डेटा को कैप्चर करके या तो अपनी यूनिट खड़ी कर देते हैं या किसी बंदे को अपने साथ पार्टनरशिप में डाल के और वो यूनिट खड़ी कर देंगे और लोकल ब्रांड को ही प्रमोट कर देंगे। और जो एक बहुत बढ़िया ब्रांड है जिसने बाहर अच्छी पॉपुलैरिटी कर रखी है, उसको एकदम ये जीरो कर देंगे। तो इतनी भारी मैनिपुलेशन है इसके अंदर। तो इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अपना किया है। तो इससे पहले क्या होता था, उदाहरण के लिए मान लो सपोज मैं रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ, मैं कोई कंपनी है रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ। अब रेफ्रिजरेटर की, कौन से रेफ्रिजरेटर की इस पर्टिकुलर एरिया में डिमांड है, अब वो देखेंगे यदि इस डिमांड को मीट आउट करने के लिए एक कंपनी लगाई जा सकती है तो वो तुरंत एक कंपनी लगा देंगे और जो पहले से चली आ रही है कंपनी उसके साथ धोखा हो जाएगा। तो आजकल तो लोग ये भी मानते हैं कि इनके ऊपर डालना कितना रिस्की हो सकता है। उनके पास पूरे स्पेसिफिकेशन है, उसी स्पेसिफिकेशन के आधार पर किस तरह के लोगों की डिमांड है, कहाँ के लोग हैं, किस तरह की है, उसी को करके प्रमोट कर देते हैं। सर्च इंजन इनका अच्छा होता है। टॉप लिस्टिंग किसकी आएगी, पहला प्रेफरेंस किसका आएगा, कम्पिटिटिव प्राइस है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ये अपना कर देते हैं। हमारे पास आज की तारीख में ना तो अपना सर्च इंजन है, ना हमारे पास रिसोर्सेज इतने बड़े हैं कि हम एआई का खुल के प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी बात हो रही है। तो इस आर्टिकल में ये दे रखा है। यदि आप देखोगे तो यहां पर देखो आप ये यहां पर ये सेफ, सिक्योर एंड ट्रस्ट वर्दी एआई फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एडवोकेट्स अ हार्मोनाइज अप्रोच ऑफ एआई गवर्नेंस एंड एनकरेजेस मेंबर कंट्रीज टू डेवलप शेयर एथिकल प्रिंसिपल। हर एक बिजनेस के, हर एक प्रोफेशन के अपने एथिक्स होते हैं। डॉक्टर्स के एथिक्स हैं कि ठीक है उसको ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करना, मरीज का फ़ायदा नहीं उठाना, मरीज की जो सीक्रेसी है उसको लीक आउट नहीं करना, ये सारे दीज ऑल कम्स अंडर प्रोफेशनल एथिक्स। ऐसे ही एडवोकेट्स के एथिक्स हैं, ऐसे ही सारे सारे प्रोफेशन के एथिक्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए प्रोफेशन। डिजिटल जो इन्फॉर्मेशन है, डीआई जो है, ये भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है। तो इसके भी अपने एथिक्स एंड नॉर्म्स फिक्स होने चाहिए। ठीक है, इसकी ये बात कर रहे हैं पहला। और दूसरी ये जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि जो चाइना ने एनहेंसिंग कॉपरेशन ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एआई, फोकस ऑन इक्विटेबल बेनिफिट फ्रॉम एआई डेवलपमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। ब्रिजिंग अ डिजिटल डिवाइड एंड प्रमोटिंग एन ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट। ग्लोबल मार्केट है, ये सबको पता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है इसकी, यहाँ पर ये देखो आप, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये जो बात कर रहे हैं इक्विटेबल डेवलपमेंट की, तो ये भी उसी चीज की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम पूरे उसमें पूरी तरह से उस चीज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो जैसे इसका एक और उदाहरण दे रहा हूं, आजकल क्या चल रहा है, आजकल हर चीज को कंपनसेट करने की बात चल रही है। अमेरिका का जब हमने थोड़े दिन पहले एक सबमिट किया था, इसको लेके, एनवायरमेंट को लेके, कार्बन उत्सर्जन को लेके जब बात हुई थी, तो अमेरिका बोला हम तो कम नहीं कर पाएंगे, हमारी तो जरूरत है, हमारी नीड, हमारी सारी चीजें इस हिसाब की, हम तो नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाओगे तो दूसरा तरीका क्या है,
तो उन्हीं में से कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप कुछ पैसा इनको दे दो, डेवलपिंग कंट्रीज को, वो कम कर देंगे, आप तो अपने उसमें कमी मत करो और थोप दो दूसरों के ऊपर। डेवलपिंग कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है ग्रीन एनर्जी पे जाने के लिए। मान लो सोलर एनर्जी करते हैं, तो सोलर एनर्जी जो है आज की तारीख में उसकी प्लेट्स लगाना, बैटरी वगैरह और ये सारी चीजें करना, ये काफी कॉस्टली अफेयर है। अब ये क्या है कि वो तो अपने कंफर्ट में अपने लेवल्स के अंदर कोई कमी नहीं लाना चाह रहे। वो कह रहे हैं हम तो कार्बन उत्सर्जन उतना ही करेंगे, हमारा तो जो वो है इतना ही रहेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कम करने की। लेकिन किस पे दबाव बना रहे हैं? डेवलपिंग कंट्रीज पे बना रहे हैं। फिर एक ने कहा कि ठीक है, डेवलपिंग कंट्री कम करेगी तो आप पैसा दो। आप चाहते हो ना, इफेक्ट तो पूरे वर्ल्ड पे आएगा उस चीज का। कोई भी चीज कहीं भी होगी तो उसका इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर आएगा। तो वो कार्बन उत्सर्जन ऐसा नहीं है कि वहां पर हो रहा है यहाँ पर नहीं हो रहा, वो इक्वली, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसका इफेक्ट चारों तरफ ही आ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट चारों तरफ ही आएगा। यदि बर्फ पिघलेगी, समुद्र का लेवल रेज होगा, तो हर एक कंट्री को, जिसके भी समुद्र के किनारे पे शहर बसे हुए, उन सबके लिए खतरा बनेगा। तो यहाँ इस बात को ध्यान रखते हुए इन्होंने क्या कह दिया कि भाई हम आप पैसा दे दो, आप हमें, इंडिया है कर लेगा भाई, आप हमें ग्रांट दे दो, जो पैसा आप वहां, एक कॉस्ट तो है ना। हमने कंपनियों के ऊपर 2% का चार्ज लगा दिया, क्यों? क्योंकि दे आर डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो हमने CSR जो रेशियो किया है 2% का, सब पे इसलिए लगाया कि सो दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू सेव द एनवायरमेंट, और चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करें। लेकिन ऐसा तो है नहीं, हम ग्रोथ को रोक तो सकते नहीं, ग्रोथ तो होनी होनी है। हम यदि कोयला जलाते हैं, कोयला के हमारे लिए बंदोबस्त है, हमारे पास वो सारे थर्मल पावर जो प्लांट हैं वो कोयले से चल रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उनको चलाने में। लेकिन उनसे बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या जाना है? या तो सोलर एनर्जी पे जाना पड़ेगा, या हाइड्रो एनर्जी पे जाना पड़ेगा, या यूरेनियम उसमें जाना पड़ेगा, जो आपके न्यूक्लियर प्लांट है। तो उन सब के लिए पैसा चाहिए, तो या तो आप हमें पैसा दे दो। पर ये जो थ्योरी अमेरिका की है पैसा देके कंपनसेट करने की, खुद अपने कंफर्ट्स को वहीं तक रखने की, ये बहुत गलत थ्योरी है। इस पे और बहस हुई थी अभी कुछ दिनों पहले भी। उसमें क्या कह रहे थे कि रिफ्यूजीज को हम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो कंट्री लेंगे हम उनको पे कर देंगे। भाई ये राइट है ना, कोई भी आए तो उसको शरण देना, ये वो कन्वेंशन जो यूएस की वो यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है उसके हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन ये हर चीज को क्या करते हैं, ये पैसे में तोलते हैं कि ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे। यहाँ भी एआई के साथ भी ये हो रहा है कि एआई ये डेवलप पोजीशन पे बैठे हैं, इनका होल्ड है उस पर, लेकिन उसका नुकसान किसको हो रहा है? उसका नुकसान हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ दगेबाजी हो रही है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कंपनी कौन सी है, फ्लिपकार्ट, और ये सारी बाहर की कंपनी है, और ये क्या है, 1 मिनट में मैनिपुलेट कर जाती है। हमारे यहाँ के उनको बढ़ने का चांस ही नहीं मिलता, क्योंकि उनकी लिस्टिंग बहुत नीचे होती है, उनको एआई का यूज करना अभी नहीं आता, उनको अभी डिजिटल पूरी तरह से वो डिजिटल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको करने के लिए उद्योग आधार कोई भी बनवाएगा तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लिंक हो जाएगा, और उस पर यह है आपने जो अपनी मिनिमम बिड दे दी उसकी परचेज करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है। तो गवर्नमेंट एक तरह से इस चीज को प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को जब आप पढ़े तो इस बात को ध्यान में रखना। तो तीसरा है, इसी के अंदर सेकंड पैराग्राफ जो है आप उसको देखोगे, ये यहाँ पे 34 लाइन है, ये दिस इज मोस्ट एविडेंट फ्रॉम द एंगेजमेंट इन इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन when it has consistently advocated the principle of equity and climate justice on the basis of global climate action। तो यहां, क्योंकि इंडिया ने इस चीज को लीड किया था, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इस चीज के लेके साउथ एशिया की जो पोजीशन थी उसका एक बड़ी मुखर आवाज इंडिया ने उठाई थी, तो वहां से इस चीज की बात हो रही है। नीचे भी आप चले जाओ, इसमें इस तरह की बात हो रही है। ये इंडिया ऑल्सो प्ले अ pivotal role in forming coalitions of developing countries to ensure that the perspectives and adequate representation through negotiations। ये ग्रीन ग्रुप अलायंस की जो बेहतर कंट्रीज हैं उनका जो बना है उसकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है, इसके अलावा आप नीचे चले जाओ, इसमें India has succeeded in registering these consideration at the international fora as seen in G20। G20 के अंदर भी इंडिया ने बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखी है G20 के अंदर। तो ये जो सारी बात हो रही है यहाँ इसके अंदर, फिर एक आ रहा है ये
तो इसीलिए इंडिया की तरफ देखा जा रहा है कि इंडिया इसके ऊपर बढ़िया काम कर लेगा। इस पैराग्राफ में देखो, यहाँ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स एंड SDGs that offer clear pathway to accountability. India is adept at building coalition and advancing first principle that prioritize the interest of global south. By leveraging the UN platform, India can amplify its existing efforts on a wider scale, ensuring that the voice of developing countries are heard. तो उस चीज को लेकर यहाँ बात कर रहा है, और यहाँ है इंडिया शुड पुश मोर इक्विटेबल एक्सेस टू AI टेक्नोलॉजी, building technical capacities and creating institutional mechanism for knowledge sharing to ensure that all countries can harness the benefit of AI. ठीक है, आम आदमी को पता ही नहीं AI क्या है, और वो AI का यूज करते करते उन्हें 4-5 साल हो गए, और हमें यही नहीं पता AI क्या है, कैसे इस टूल का यूज किया जा सकता है, कैसे वहां जाया जा सकता है। लेकिन वो भी हम नहीं कर सकते, ना हमारे पास सर्च इंजन है, ना हमारे पास इक्विपमेंट्स है। तो इसको लेते हुए ये बात कर रहे हैं। और लास्ट में, इंडिया हिस्टोरिकल लीगेसी फॉर एडवोकेसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, रोबस्ट एंगेजमेंट इन इंटरनेशनल फोरा। और इससे पहले एक और बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज हैव रेडिली अवेलेबल रिसोर्सेज, डेवलपिंग कंट्रीज लैक द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट एक्सेस एंड इलेक्ट्रिसिटी, एब्सोल्यूट एसेंशियल फॉर AI एडवांसमेंट। इन सब चीजों के लिए जिस चीज की जरूरत है, उस चीज को बढ़ावा देंगे तो ही हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएंगे। आज का जो युग है वो किस चीज का है? इंटरनेशनल ग्लोबलाइजेशन का युग है। तो ग्लोबलाइजेशन में यदि हमें जाना है तो वी हैव टू मेक एन अप्रोच विच कैन मेक अस कंफर्टेबल विद द इंटरनेशनल सिनेरियो। तो उसके साथ हमें जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम लैग बिहाइंड कर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, और इसके बारे में ही बात कर रहा है कि यूएस और चाइना का अपना सर्च इंजन है, यूएस का अपना इंजन है, इसीलिए ये आगे बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे। तो हमें किस किस चीज पे काम करना चाहिए? जैसे इस समय हमने सेमीकंडक्टर पे काम किया है, अभी 5वीं यूनिट लग रही है सेमीकंडक्टर बनाने की, तो हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो गई, क्योंकि आज सेमीकंडक्टर हर एक गाड़ी के अंदर और सारी मशीन्स में, इक्विपमेंट्स में, क्योंकि सब AI बेस हो गई, सबके अंदर वो है, सेंसर सिस्टम है। तो उसकी यूनिट लगाने से हमारी जो डिपेंडेंसी औरों पे थी वो कम हुई है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना ही सर्च इंजन डेवलप करें। आज इवन हमारी जो ईमेल है वो भी रूट होके आती है, वो सब हमारे सीक्रेट सिस्टम, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है। तो अब सरकार की कोशिश है कि हम अपना सर्च इंजन डेवलप करें, अपने सारे पावरफुल नेटवर्क और ये कंप्यूटर्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, ताकि इस चीज़ से बच सके, और यूएस और चाइना की तरह हम भी अपना ही बिजनेस को और इसको आगे प्रमोट कर सके। ठीक है, एक नेक्स्ट आर्टिकल है अब इसमें, तो ये दूसरा आर्टिकल है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, आज के दिन दे रखा है, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा न्यूज़ के अंदर बहुत रहा, कांग्रेस का ये ओवरसीज हेड माना जाता है इसको, कांग्रेस का जो ओवरसीज सारा वो है वो ये देखता है। इसने यही बात कह दी थी चुनाव के दौरान, इसने कह दिया था कि आपका जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा आगे डिसबर्स होने के बाद। उदाहरण के लिए, जैसे मान लो मैं एक्सपायर होता हूँ, तो मेरी जो भी एसेट्स हैं एक्सपायर होते वक्त, जैसे मान लो मेरे पास 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में से कुछ शेयर 40%, 50% वो किसके पास चला जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और बचा हुआ वो मेरे बच्चों को मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह की बात हो रही थी, अमेरिका वगैरह में कुछ कंट्रीज में इस तरह की बात हो रही है। जब ये मुद्दा उठाया था तो इसको बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़ा कैश कर लिया था, ये तो आपका ये बेच देगा, ये तो ये कर देगा, ये वो कर देगा। एक समय में उन्होंने लागू करने की कोशिश भी की थी कांग्रेस गवर्नमेंट ने इस चीज को, और पहले शायद था भी कुछ रेशियो में। तो उन सारी चीजों पर बात हुई थी, तो इसका बड़ा विरोध हुआ था। और क्योंकि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर किसी को भी किसी की बात को समझने की बजाय गुमराह करने की ज्यादा चलन होता है। इन्होंने ये किया, उन्होंने संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, इस चीज को कैश किया। सच्चाई दोनों बातों में नहीं थी। ये जो बात कर रहा था ये अमेरिका की इकोनॉमी के हिसाब से बात कर रहा था, और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। ये जो बात कर रहा है ये बहुत सही बात कर रहा है। उस समय ये क्या कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इनइक्वालिटी है, कुछ लिमिटेड लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है
और बाकी जो बची हुई सारी वो है 1% 2% के पास तो 50% से भी ज्यादा प्रॉपर्टी है पूरे कंट्री की, और बचे हुए के पास सारी है। तो ये कह रहे हैं कि यदि ये देखा जाए तो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो इनइक्वेलिटी है दैट इज इन इंडिया। इंडिया में 1% लोगों के पास जितने असेट्स हैं उतने वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है टोटल का। तो ये मतलब ये इनइक्वेलिटी क्या है, बढ़ती चली जाएगी ऐसे तो इनइक्वेलिटी। तो इस इनइक्वालिटी को किसी तरह रोकेंगे भी। बाकी इंडिया के संदर्भ में ये यूं नहीं कहा जा सकता, जैसे अभी लखपति दीदी की बात हुई थी, बहुत सारे लोग हैं। हमने पिछले दिनों एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें आए थे कि 1,000 से ज्यादा लोग करोड़पति के उसमें आए हैं अभी, वो भी उन्होंने उनका भी लेवल रेज हुआ है। तो ऐसा नहीं है, बीपीएल भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो बहुत सारे लोग थे वो भी निकले हैं उससे। तो ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी है कि ग्रोथ को एक्यूमुलेट होने से रोकना, ग्रोथ को नहीं सॉरी उसको असेट्स को, आपका जो पैसा है वो कुछ लोगों के पास ना रहे, उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट को हर संभव कोशिश करनी चाहिए। ये है। तो इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो ये जो बात कर रहे हैं तो इन्होंने 3-4 बात की है इसमें। तो पहला किया है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन आर रिक्वायर्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम एन एफिलिएंट to marginalized. It is not about stealing from the rich to pay poor. It is about using tax money to improve health, education, skill development, environment and इसके ऊपर यदि हम चिंतन करें इस चीज के ऊपर, यदि एक समय ऐसा हुआ, मैं एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, एक समय ऐसा हुआ कि सारी जो वेल्थ है वो सारी किन के पास चली गई, 2, 3, 5, 10% के पास चली गई, और इनके पास कुछ नहीं बचा, इन लोगों के पास, तो इनकी मार्केट भी फ्लोरिश नहीं करेगी, क्योंकि सब कुछ रुक जाएगा, परचेजिंग पावर रुक गई, खरीदने की शक्ति रुक गई, इनके हाथ में पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो दूसरा इसके पीछे, इस चीज को किसी ने नहीं उठाया अभी तक, लेकिन जो इसके पीछे राज ये है कि जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं होगा, परचेजिंग पावर नहीं होगी, तो आप इकोनॉमी को मूव कैसे करोगे। तो वो भी जरूरी है, इसलिए लोगों को अपलिफ्ट करना भी जरूरी है। और इसके लिए इसी के अंदर दे रखा है, पहला तो ये हो गया कि एजुकेशन के लिए, इनके लिए, सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डेवलप करेगा, स्कूल कौन बनाएगा, ये हॉस्पिटल्स कौन बनाएगा, और सारी चीजें ये कौन लेगा, ये भी पैसे वाले ही लेंगे। तो अल्टीमेटली वो उन्हीं के लिए बिजनेस क्रिएट कर रहा है। सेकंड, जैसे इसमें बताया कि एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें होंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उसका। लेबर लॉज, तीसरा इन्होंने बताया कि लेबर लॉज, एनफोर्सिंग लेबर राइट्स, ये सारे, तो उसको लेके क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एसेंशियल टू एंश्योर। तो ये जो सारी चीजें है वो एसोसिएशन बनाना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। आप देखेंगे कि एक फेज ऐसा था जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रही थी, उसके बाद एसोसिएशन बनी, यूनियन बनी, वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए, जेंडर बायसनेस खत्म की गई, मेन एंड वुमेन आर पेड इक्वली फॉर इक्वल जॉब, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। उसके अलावा ओवर टाइम के लिए डबल पैसा किया गया। ओवर टाइम यदि कोई करेगा तो मान लो 1 घंटा अपने टाइम के बाद 1 घंटा करेगा तो उसको 2 घंटे के पैसे मिलेंगे। ओवर टाइम के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। और इसके अलावा विशाखा जजमेंट आया था, उसके बाद वर्क प्लेस के ऊपर आपको सारे हाइजीन का भी ख्याल रखना पड़ेगा और चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सारी चीज़ें प्रोग्रेस की तरफ थी। जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा काम करने के लिए तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा काम करेगा उतने समय के, तो आपको भी प्रॉफिट होगा और उसको भी 2 पैसे की इनकम ज़्यादा होगी, ठीक है। चौथा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो चल ही रहा है। तो उसके अंदर किन किन के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वाटर, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों के अंदर। फिफ्थ उसने कहा है, एक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फिफ्थ के अंदर उसने कहा है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सुपर रिच, बिल गेट्स एंड वॉरेन बफेट बिगिन अ ग्लोबल कैंपेन कॉल्ड गिविंग प्लेज फॉर द सुपर रिच टू डोनेट more than half their wealth in order to benefit the public। तो जितने भी सुपर रिच लोग हैं इनको एक आदत डाली गई कि आपके पास जो टोटल वेल्थ है उसका आप एटलीस्ट 50% किन पे लगाओ, गरीबों पे लगाओ, ठीक है, एनजीओ के थ्रू, गवर्नमेंट हेल्प के थ्रू,
जैसे अभी कुछ दिनों पहले बिल गेट्स यहाँ आए थे, नरेंद्र मोदी से मिले थे और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंडिया के लिए लिए हैं। उसमें एजुकेशन का भी है, सैनिटेशन का भी है, तो उसकी फंडिंग वो कर रहे हैं। इसी तरह से वॉरेन बफेट कर रहे हैं। तो ये तीसरा है कि ये जो लोग हैं दे आर वर्किंग फॉर द बेनिफिट, इस तरह का कल्चर बने। तो जो सुपर रिच है वो तो करें, रिच भी करें, परसेंटेज अपना कम कर सकते हैं। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें एक आंकड़ा बता रखा है यहाँ पर कि 2023 के अंदर 235 सुपर रिच पीपल 28 कंट्री में दे हैव कमिटेड $600 बिलियन फॉर पब्लिक गुड। इसके अंदर इन मैनी एडवांस कंट्री दे आर स्पेशल इनहेरिटेंस टैक्स, जिसकी बात कर रहे थे, जिसपे सारा मुद्दा उठा था, इनहेरिटेंस टैक्स जो था, ठीक है, वो था। जापान के अंदर 55% है, कोरिया के अंदर 50% है, फ्रांस के अंदर 45% है और यूनाइटेड स्टेट के अंदर 40% है। बिफोर ट्रांसफरिंग वेल्थ टू नेक्स्ट जनरेशन, जो मैंने अभी समझाया आप कि मेरा पैसा मेरे बच्चों को ट्रांसफर होने से पहले उसके अंदर से कुछ रेशियो गवर्नमेंट रख लेगी। और किस लिए रख लेगी? वो इस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। तो समझने के लिए ये बहुत सही सिद्धांत है, ऐसा होना भी चाहिए। फर्क किन पे पड़ेगा? फर्क उन पे ज्यादा पड़ेगा जो लोग हैं। तो एक स्लैब बनाई जा सकती है पहले कि जो सुपर रिच है उनके लिए हो सकता है, ये सेकंड स्लैब हो सकती है, गरीबों को छोड़ दिया जा सकता है इसके अंदर। तो अल्टीमेटली पैसा बेनिफिट के लिए तो इनके लिए यूज होगा। तो ये सारी चीजें ठीक है। फिर इसके अंदर आप देखो, यहां देखो, द टैक्स हैज बीन प्रपोज बाय सेवरल पीपल इन द पास्ट इन इंडिया। इंडिया में रहा होगा। द वर्ल्ड इनइक्वालिटी स्लैब सेज दैट इंडिया द शेयर ऑफ टॉप 1% in the national income is among the highest in the world, and the India is today more unequal as a society than it was under British rule। तो ये वो उसकी बता रहे हैं, क्योंकि अच्छा एनवायरनमेंट मिला तो लोगों को मौका भी मिला। फिर इसके नीचे यहाँ देखो आप, एक यहाँ पर इस समय द न्यू, ये दिख रहा है, द न्यू इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मूविंग द इकोनॉमीज ऑफ स्कोप एंड स्केल, ये टू इकोनॉमी ऑफ पर्पस, एंड द पर्पस इज इंक्लूसिव इक्विटी एंड सस्टेनेबिलिटी टू लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। इसका मेन मकसद ये है यहाँ इस चीज को। तो ये जो कहना चाह रहे हैं ये। फिर यहां आखिरी इसमें आ जाओ, इंडिया हैज 800 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसको कैसे करेंगे उस चीज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो इंडिया हैज 800 डिस्ट्रिक्ट विद यूनिक क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज। इससे पहले एक बात और दिखाना चाहूंगा, यहां बताना चाहूंगा, सैम पित्रोदा जो है ये किसकी वकालत कर रहे हैं? ये गांधी जी की वकालत कर रहे हैं। गांधी जी का जो सिद्धांत था कि उद्योग कैसे होने चाहिए, उद्योग ऐसे होने चाहिए जो गांव के लोगों को गांव के द्वारा ही सारी चीजें उपलब्ध कराई जाए। छोटे कस्बे हैं तो कस्बे से ही सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उससे क्या होगा? वो जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, औरों पे डिपेंड नहीं रहेंगे। तो उसी चीज की, तो ये उस चीज की कह रहे हैं। आज की तारीख में वो संभव तो नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के दिन के अंदर आप गांधी की मॉडल को तो नहीं ला सकते, लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला इन्होंने दिया है, वहां ये चीज संभव है। हम देखते हैं, यहाँ देखो, टू मी द गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट with a focus of decentralization, local needs, local talent, local resources, local production, and small is beautiful make huge sense in the hyper connect world in order to ensure local employment and prosperity in India. Investment in small, ये उस चीज की बात कर रहे हैं। अब वो कैसे होगा उसको यहाँ दिखा रहे हैं ये। This must change the digital technology and financial services. India has 800 districts with unique climate. ऐसे 800 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके अंदर यूनिक क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपेबिलिटी एंड टैलेंट टू बिल्ड 800 प्रोडक्शन सेंटर फॉर द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 800 जिले ऐसे हैं जो अपने आप में यूनिक हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई चीज वहां की खासियत है, चाहे हैंडमेड प्रोडक्ट हो वहां के, चाहे वहां की कोई लकड़ी हो, चाहे वहां का कोई खाना बनाने की स्पेशलिटी हो, चाहे टूरिज्म के उसमें हो, चाहे और कोई हो। तो ये कह रहे हैं कि उनका यदि हम यूज करेंगे तो लोकल लेवल पे वो भी जनरेट होगा और उसका फायदा सबको पहुंचेगा। इट ऑल्सो मीन्स 800 डिजिटल प्लेटफॉर्म टू नेटवर्क टू बिल्ड सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक, मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। यहाँ उस चीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो आखिरी के अंदर जो लास्ट है उसके अंदर ये बता रहे हैं यहाँ, फर्दर जॉब्स इवन इन एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड।
अब हमने बात की है एआई की। विल कम फ्रॉम, आने वाले टाइम के अंदर सारी चीजें कैसी होंगी? फूड, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, टूरिज्म एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों का जमाना है। इन सारी चीजों में हम अपने टैलेंट को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट यंग इंडियन टैलेंट is the workforce for the world. This issue thus brought about assessing progress in the terms of human and technology development and the new economic model based on the decentralization and digital platform to network need and change consumption pattern and behavior. The future definitely lies with new tech economic model to deliver on inclusion, basic human needs, decentralization, conservation, non-violence. The future also lies in the changing lifestyle that values happiness from sharing and caring. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज अपोज टू वल्गैरिटी एंड कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। ठीक है, तो ये सैम पित्रोदा, यदि हम पॉलिटिकल देखें तो बहुत सारे लोग इनसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, पर हमें पॉलिटिक्स नहीं देखनी है। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, ये जो बात कह रहे हैं, ये बहुत ही सही बात कह रहे हैं। इस पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने एक बैरियर क्या है? एआई भी है। उस एआई को बीट करने के लिए हमें लोकल प्रोडक्ट्स को भी मार्केट करना पड़ेगा, वहां तक पहुंच करनी पड़ेगी। जब तक हम लोकल चीजों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके आएंगे, तब तक हम ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे मेथड किस चीज के हैं? इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। 80% इंडियन वांट पीएम हु शेयर्स देयर रिलीजियस व्यू। क्यों कहा जा रहा है ये बात? इन्होंने ये कही है, बाहर भी ये बात चल रही है, पर मैं इसका पढ़ खुद लेना आप। जो मैं कहना चाह रहा हूँ 80% इंडियन क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो भारत की आत्मा है। यदि हर एक देश की कोई चीज कही जाए तो धर्म भारत की आत्मा है। और धर्म का मतलब ये नहीं है पंथ और संप्रदाय, जो मैं कह रहा था, जैसे सिख है, बुद्धिज्म है, और ये सारे पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मुस्लिम वो है, और ये सारे, तो ये पंथ और संप्रदाय हैं। धर्म का मतलब क्या है? ड्यूटी। धर्म का मतलब है आपका कर्तव्य। धर्म का मतलब है स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म तो ये क्या कर रहा है? आपको स्ट्रांग कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे जो धर्म है, सारे जो धर्म है, यदि उनका निचोड़ निकालें तो वो किसकी धर्म पे खड़े हुए हैं? धर्म की भूमि पर सारे संप्रदाय खड़े हुए हैं, उनका आधार धर्म है। धर्म को यहां मोटे तौर पे समझेंगे तो धर्म है ड्यूटी, कर्तव्य परायणता। आपको आपका कर्तव्य किस तरह से करना चाहिए, दैट इज धर्म। एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद द कम्युनिटीज, सेक्ट्स, उनसे कोई लेना देना नहीं है। यदि दान की बात मुस्लिम धर्म कर रहा है, जैन कर रहा है, सिखिज्म कर रहा है, हिंदू कर रहा है, तो वो सारा वो क्या है? कॉमन प्रिंसिपल है वो। तो हर एक धर्म में बहुत सारी बातें ऐसी निकलेंगी जो कॉमन प्रिंसिपल्स होंगे सभी धर्मों के, सभी धर्मों में मिलेंगी। गरीबों पर दया करना, ये करना, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करना, अहिंसा नहीं करना। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर भाईचारे से रहना, ये सारी चीजें हर एक में कॉमन निकलेंगी। और ये कह रहे हैं यदि वो जो कॉमनलिटीज हैं उनको यदि कोई भी पीएम इस रिलीजियस व्यू को प्रकट करता है, शेयर करता है, उनमें करता है, तो कैसा है? एक कोऑर्डिनेशन का भाव बनता है, सबको साथ लेकर चलने का भाव बनता है, सबके लिए कुछ करने का भाव बनता है। भेदभाव का जो बात है वो खत्म होने की बात होती है। तो इसलिए इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, ये जो है ये पूरा दिया हुआ है। तो इसके अंदर सिंगापुर वगैरह का सबका दे रखा है। तो आज भी यदि हम कितना ही कह रहे हैं, जैसे फिलीपींस है उसके अंदर 86% है, यहाँ इंडिया में 79% है, स्वीडन में 6% है, यूनाइटेड नेशंस में 48% है। ठीक है, तो यहाँ ये सारा दिया हुआ है, तो आप देख लेना। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म क्या बता रहा है? धर्म आपको आपके कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहा है, पहली बात। धर्म आपको ईमानदार होने की शिक्षा दे रहा है। धर्म आपको कर्तव्यनिष्ठ होने की शिक्षा दे रहा है। धर्म आपको अपने से पहले औरों को रखने की बात कर रहा है कि केयर फॉर अदर्स। जब आप दूसरों के लिए सोचोगे तो आपका अपना उत्थान तभी होगा। जब आप दूसरों को बढ़ाने की कोशिश करोगे तब आप खुद बढ़ोगे। तो ये सारी जो बेसिक चीज है, इसलिए ये आर्टिकल है तो ये एक चार्ट बेस एक सर्वे है,
पर बाकी वैसे इस आर्टिकल को इस दृष्टि से समझना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इसके अंदर एक ना सेम नहीं है बेटा, लेकिन कॉमन निकलेगी ना कोई चीज। सच बोलना है, इट इज कॉमन इन ऑल, तो उन चीजों को पकड़ो ना। आप यदि इसके अंदर क्या है, यदि आप डिफरेंसेस देखोगे, ये धर्म ऐसा कह रहा है, ये मतलब धर्म जिसको मैं कह रहा हूँ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, ये पंथ ये संप्रदाय ऐसा कह रहा है, तो हमारे अंदर खटास होगी, उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हम कॉमन चीजें निकालेंगे उनके अंदर, तो हमारे अंदर एकता आएगी। तो सबकी कॉमन चीजें निकालने की बात कर रहा है। जैसे हमें सच बोलना चाहिए, हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये सारी क्या है, कॉमन चीजें हैं। हमें औरों का भला करना चाहिए, हमें अपनी संपत्ति में से कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। सिख गुरु भी यही कहते हैं कि अपनी संपत्ति में से कुछ दान करो। आपने किसी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। गुरुद्वारे में कोई व्यक्ति चला जाए, ना उसकी जाति पूछी जाती है, ना उसका धर्म पूछा जाता है, सबके लिए लंगर लगता है, आओ भाई भूखा है जो खाओ। आप समझ गए। तो दान देने की प्रथा जो है, तो इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स की बात तो की है। ऊपर वाले आर्टिकल में सैम पित्रोदा क्या कह रहा था कि जो सुपर रिच है वो देने की भाव, तो देने का भाव निकलेगा कहां से, वो देने का भाव यहां से ही आएगा। समझ गए ना। तो कॉमन चीजें जो हैं, वो यदि हम कॉमन चीजों को देखेंगे तो किसी भी धर्म के बीच में क्लैश होगा ही नहीं। डिफरेंसेस कब उत्पन्न होंगे, जब मैं आपकी चीजों के लिए पॉइंट आउट करूंगा, ये आप में गलत है, ये आप में गलत है, ये आप में गलत एक दूसरे गलत को हम पॉइंट आउट करेंगे तब डिफरेंसेस आएंगे। जब एक दूसरे की स्ट्रेंथ को देखेंगे, कॉमननेस को देखेंगे, तो डिफरेंसेस खत्म ही होंगे नेचुरली, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है इसके अंदर, ये भी यहाँ बहुत अच्छा एक आर्टिकल है, द हार्म प्रिंसिपल एंड हाउ जॉन मिल्स थ्योरी डिफाइन द एक्सटेंट ऑफ लिबर्टी। तो जॉन मिल पॉलिटिकल थिंकर, उसमें पॉलिटिक्स में भी पॉलिटी जो पढ़ेंगे बच्चे वो भी इसको पढ़ेंगे, फिलॉसफी के तो ये है ही। तो इसके अंदर कह रहे हैं, ये पहला आप देखो, जॉन मिल स्टेट्स दैट लिबर्टी कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली व्हेन आवर एक्शन कॉज हार्म। इफ any act that you do injures any other person, you can be punished for it. But that brings us back the fundamental question, why really, what really constitute harm। ये इंजरी चारों उसमें आएगी। इंजरी की डेफिनेशन क्या है, क्या क्या है इंजरी के अंदर? बॉडी, हाँ बिल्कुल, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। जब भी इंजरी की बात हो यहां पर, तो इंजरी लीगल टर्म्स के अंदर इंजरी में चारों चीजें आती है। इंजरी का मतलब ये नहीं किसी को मार पहुंचा दिया तो इंजरी हो गई। उसमें आएगी बॉडी को, किसी की बॉडी को हार्म पहुंचा दिया, माइंड को, रेपुटेशन को एंड प्रॉपर्टी को। यदि इन चीजों को हार्म पहुंचाया तो ये किस में आ जाएगी, ये दैट इज इंजरी। तो इंजरी जहां डिफाइन कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं, मिल जो बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल पूरा पढ़ लेना, मैं मोटी मोटी बात इसके अंदर से करता हूं। ये आर्टिकल तो किसी एक पर्टिकुलर उसको लेके हुआ है, आसाम के अंदर जो सीएम का जो बर्ताव है, बिहेव है, उसको लेके ये आर्टिकल लिखा गया है। लेकिन मिल की जो थ्योरी है वो क्या कहती है? मिल कहता है कि जब तक आप लिबर्टी नहीं दोगे तब तक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप भी नहीं होगी। और उसने कहा दो तरह की लिबर्टी होती है, एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। नेगेटिव पॉजिटिव से ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो मैं हूं, मुझे कलकत्ता जाना है, तो मुझे कलकत्ता जाना है तो मेरे पास एक साधन होना चाहिए कोई भी जाने के लिए, या कार या बाई फ्लाइट या ट्रेन, जो भी है। तो जैसा मेरा साधन अलाउ करता है, ठीक है, मेरी मर्जी है, मैंने पैसा दिया, मेरे पास पैसा भी है, इच्छा भी है, सब कुछ है, मैं वहां चला गया। तो ये क्या है, ये मेरी मर्जी थी, मेरी लिबर्टी थी। लेकिन इस लिबर्टी पर एक और लिबर्टी है, नेगेटिव लिबर्टी जिसको कहते हैं, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। नेगेटिव लिबर्टी क्या होगी कि मान लो कोविड चल रहा था, उस समय आप जाने की कोशिश करते, तो चाहे आपके पास चार्टर प्लेन के पैसे होते तो भी कोई अलाउ नहीं कर रहा था आपको। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट जो है ना, उसने आपके ऊपर इंपोजिशन लगा दिया। तो कहां तक रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है? वहां तक रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है जहां तक यू आर नॉट हार्मिंग एनीबडी अदर। तो यदि आप जाओगे तो क्या हो जाएगा? कोविड फैल जाएगा, तो इसलिए आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी।
इसीलिए जितनी फ्रीडम की बात कर रखी है वो क्या है, वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। लेकिन मिल एक और बहुत बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक एक्सप्रेस करने की जो आजादी है, आपको बात रखने की जो आजादी है, उस पर यदि आप कुछ भी लगाओगे तो वो हार्मफुल होगी। हो सकता है कि 99 आदमी एक तरफ हो, एक आदमी एक तरफ हो, तो भी उसकी बात तो सुनो, और उसका नुकसान उन्होंने भुगता है। ये 1800 कुछ के अंदर इनका जन्म हुआ था, लगभग 1880 या 70 के आसपास ये करे थे, तो उस पीरियड के दौरान था ये। तो उससे पहले क्या हुआ था, उससे पहले जब साइंस डेवलप होनी स्टार्ट हुई थी और चर्च के बीच में, साइंस के बीच में क्लैश चल रहा था, बाइबल को प्रेफरेंस दी जा रही थी, तो उस समय गैलीलियो, कोपरनिकस, इन्होंने सिद्धांत दिए थे कि धरती कैसी है, गोल है, और धरती की तरफ चारों तरफ सूरज नहीं लगा रहा चक्कर, हम उसी तरफ लगा रहे हैं, जियोसेंट्रिक और ये सारे सिद्धांत जो दिए थे उसको लेके। पहले हेलोसेंट्रिक का था ना, तो वो सारी दी थी, लेकिन उनकी बात मानी नहीं गई। तो इन्होंने कहा यदि उनको लिबर्टी दी जाती, उनकी बात सुनी जाती, उनको समाज के अंदर उनकी बात कहने का और रखने का मौका मिलता, तो हो सकता है और लोग भी प्रेरित होते। जिस चीज को यहां तक पहुंचने में 50, 60, 70 साल लगे, वो तुरंत ही मिल जाती उनकी डिक्लेरेशन के बाद। तो ये उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आदमी कैसा भी बोल रहा हो, आदमी की पर्सनैलिटी तभी ग्रो करेगी जब तक वो उसको बोलने का अधिकार नहीं होगा। ये अपनी थ्योरी में एक इनकी बुक है अबाउट लिबर्टी, 1859 में आई थी शायद वो, लिबर्टी के ऊपर। उसमें बहुत सुंदर बात करते हैं। उसमें कहते हैं कि जब तक, सबसे सुंदर चीज क्या है जो हमें और सबसे अलग कर रही है, और लोगों से अलग कर रही है, दैट इज कम्युनिकेशन, बातचीत। और यदि आपने इसको ही कर्टेल कर दिया तो आप ह्यूमन जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रो होने से रोक दोगे। तो मिल का जो सारा सिद्धांत है वो कह रहा है कि कोई कुछ भी कह रहा है, आप उसको सुनो, आपको सही लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो उसको हटा दो। दूसरी बात वो क्या कह रहा है, सपोज मेरे पास एक डंडा है, मैं उस डंडे को घुमाता हुआ जा रहा हूं यूं, तो घुमाता हुआ जा रहा हूं, तो ये मेरी मर्जी है, लेकिन मेरी जो ये फ्रीडम है, ये ऐसा नहीं है कोई पीछे आ रहा है उसकी नाक पे जाके टिक गया। तो जहां उसकी नाक शुरू हो रही है वहां मेरी फ्रीडम खत्म हो रही है, जहां किसी और की बॉडी शुरू हो रही है वहां मेरी फ्रीडम खत्म हो रही है। मेरे बराबर से कोई आदमी जा रहा है तो मैं नहीं हूं, खाली है तो मैं घुमाऊं उसको खूब, लेकिन दूसरा व्यक्ति जैसे ही आ गया, मेरा कोई अधिकार नहीं है दूसरे को हार्म पहुंचाने का। आप समझ गए? तो दो तीन चीजों पे इनका फोकस रहा। इन्होंने कहा कि जितने भी आविष्कार हुए ये, यदि हम उनको रोक देते, उन्होंने जो पहले पहले बात की थी किसी को हजम नहीं होती, न्यूटन ने जो बात की थी उसका अपोज हुआ था। और इस तरह से यदि भारत के इतिहास में देखो तो जितने भी सुधारक हुए हैं, उनको इतनी आसानी से किसने एक्सेप्ट किया है? आज भी ये क्वेश्चन उठता है। आज मैं फेसबुक के ऊपर देख रहा था तो एक ने डाल रखी थी एक पोस्ट कि एक लड़की बहुत छोटी उम्र में विधवा हो गई, क्या इसको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? भाई हु आर यू? आप में और 200 साल पुराने भारत में क्या अंतर है? आप डिसाइड करने वाले कौन होते हैं कि वो शादी करे या ना करे? उसका अपना डिसीजन है, करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। आप उसके भाग्य का फैसला करने वाले कौन है? यही तो दिक्कत थी। आज से पहले इंडिया के अंदर क्या हो रहा था कि हर चीज के निर्णय समाज कर रहा था, पेरेंट्स कर रहे थे, इसकी शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, किस एज के अंदर वो होनी चाहिए, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। तो आप बच्चे पैदा कर रहे हो, गुलाम पैदा कर रहे हो। बात वहां थी। इसके खिलाफ सावित्री ने, जो सावित्रीबाई फूले जी थे उन्होंने, ज्योतिबा फूले थे उनने, दयानंद जी ने, महर्षि दयानंद ने, और राजा राम मोहन राय ने, इन सब लोगों ने बहुत काम किया है। और ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने इस चीज, और उन्होंने अपनी जान दी है। दयानंद जी को किस लिए मार दिया गया? इसलिए मार दिया गया, वो रिफॉर्म की बात करते थे, वो सुधार की बात करते थे। लेकिन उस बात को सुना तो सही, लेकिन दुश्मन कितने पैदा हो गए। तो जब तक ये प्रवृत्ति रहेगी समाज के अंदर कि हम दूसरे की लिबर्टी को कर्टेल करते रहेंगे फोर्स से, अज्ञानता से, अज्ञानता तो है, एक आदमी बोल रहा है तो हम उसे सुने, हमें नहीं अपील कर रहा हम रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये कह रहा है कि बोलने की लिबर्टी को कम से कम कर्टेल नहीं करना चाहिए। तो उसी पे आर्टिकल है ये, और सारी चीजों की बात कर रहा है कि कहाँ कहाँ किस किस देश में कैसा है। और दो बातें मैंने बताई दी कि सरकार को, सरकार चलाने के लिए थोड़ी बहुत लिबर्टी कर्टेल करनी ही पड़ती है, जैसे कोविड का मैंने उदाहरण दिया। ठीक है,
आपके पास लिबर्टी है इसका मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। तो वो जो हार्म की बात ये कर रहे हैं यहाँ, व्हाट रियली कॉन्स्टिट्यूट हार्म, इसकी जो पहचान है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी पहचान किस तरह से होगी, क्या है, तो ये आप आर्टिकल पढ़ोगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी इसके अंदर। मैंने मेन वो बता दिया है कि इनका फोकस किसके ऊपर था, वो चीज मैंने बता दी है। और लास्ट में आप देखोगे तो इसी आर्टिकल के लास्ट में हम जाएंगे तो ये आप देखो यहां पर what happens when the state actor themselves promote speech that could cause harm and the agencies are meant to keep them in check fail to do so। ये कह रहे हैं लिबर्टी तो आप बात कर रहे हो, लेकिन जब जो प्रमुख हैं, राष्ट्र के प्रमुख हैं, चुनाव के अंदर जिनको जिनके ऊपर जिम्मेदारी दे रहे हैं हम देश की, जिनके हाथों में बागडोर दे रहे हैं, जिनको पूरे देश को संभालना है, यदि वही हेट स्पीच दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, उन पे कैसे चेक करोगे। होता ही है चुनाव के अंदर हिंदू मुस्लिम ये सारी चीजें निकल के आ जाती हैं और कोई पार्टी से अछूती नहीं है। और हर पार्टी अपने वोट बैंक के लिए, उसके लिए, क्योंकि क्या है, किसी भी कॉमन आइडिया को पकड़ने में जाति सबसे अहम रोल अदा करती है। कि जाति के नाम पर आप एक किस चीज के ऊपर करोगे, प्रोग्रेस के ऊपर कर नहीं सकते, प्लानिंग के ऊपर नहीं कर सकते, ये हर किसी को समझ में नहीं आती ये चीजें। मान लो मैं प्लानिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, तो प्लानिंग हर किसी को समझ में थोड़ी आएगी कि मैं अगले आने वाले साल में इंडिया को यहाँ लेके जाऊंगा। एक अनपढ़ गवार आदमी है, उसको क्या पता लगेगा इस चीज का। लेकिन जाति सब को समझ में आती है कि जाति के नाम पर सब एक हो जाते हैं, धर्म के नाम पर सारे एक हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर सब एक हो जाते हैं, और इसका फायदा वो उठाते हैं। सबसे आसान टारगेट होता है इकट्ठा करने का, इकट्ठा वोट बैंक आता है, तो इसलिए उनकी मजबूरी है। तो ये उस चीज की बात कर रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं मिल्स केस फॉर फ्री स्पीच इज नॉट बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ यूनिवर्सल राइट्स, उसके ऊपर नहीं है ये, रादर इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट फ्री डिस्कशन will correct our errors and benefit humanity in the long term। this is the main way। आपका राइट है बोलने का, नहीं है इस चीज पे नहीं कर रहे। जब आप फ्रीडम होगे तो ही तो आप बोल पाओगे। आज मैं गलत बोल रहा हूं, ऐसे इतिहास के अंदर हजारों उदाहरण हैं जिसके अंदर विवेकानंद कहते तो हैं, विवेकानंद कहते हैं पहले यदि आप कोई बात प्रचलन के अगेंस्ट कोई बात लेके आते हो तो आपका मखौल उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, उसके बाद फिर आपको अलग कर दिया जाता है। लेकिन फिर जब वो सारी चीजें आपकी बात सही होती है तो आपका उनका अनुसरण करते हैं। तो इसके अंदर दो बातें कही हैं इन्होंने। एक जो ये डिसीजन था ये नवतेज सिंह वर्सेस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी इसने इन्होंने ये भी डिस्कस कर रखा है इसके अंदर। तो ये जजमेंट क्या है ये मैं बता देता हूं। ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर, आर्टिकल 377 के ऊपर था ये आर्टिकल, सॉरी, आईपीसी की एक धारा थी 377, 377। इस 377 की धारा थी, इसके अंदर ये था कि अननेचुरल जो सेक्स है वो पनिशेबल था। लेकिन उसके अंदर मेन बात ये थी कि अननेचुरल सेक्स, मान लो कोई दो व्यक्ति अननेचुरल सेक्स कर रहे हैं, तीसरे आदमी ने नोटिस कर लिया, यदि वो इनकी शिकायत कर देता है तो भी पनिशेबल है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब इन दोनों की सहमति है, दो व्यक्ति जो भी है उनकी सहमति है, तो तीसरे को राइट नहीं है इसके अंदर, तो इट कैनॉट बी अ क्राइम। लिबर्टी के ऊपर यहाँ क्यों लेके आए, यहाँ लिबर्टी की बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात कर रहे हैं। तो ये कि जब दो आदमियों की सहमति है और तीसरे को कोई हार्म नहीं है, तो उसको आप क्यों उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। तो इस चीज को लेकर उन्होंने अप टू दिस एक्सटेंट कि जब दो आदमी, वो आदमी कोई भी हो सकते हैं, वो होमोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, और तो होमोसेक्सुअल के लिए जो एलजीबीटी की जो एक जीत दिखा रहे थे, ये 2018 या 19 में आया था ये फैसला, शायद इस 18 में आया था, इसको सेलिब्रेट भी किया था लोगों ने। तो ये इतने पार्ट तक, और अभी रिसेंटली भी इसके ऊपर बात हुई है कि 377 आईपीसी का जो प्रोविजन है इसके अंदर और सारे प्रावधान एज इट इज है इसके अंदर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भाई इसके ऊपर आपने नए लॉज जो बनाए हैं उसके अंदर क्या लिखा है, तो ठीक है। तो यहां भी ये कह रहे हैं बाकी सारी चीजें एज इट इज इसके अंदर। तो एक और इसके अंदर बात हो रही है, यूटिलिटी के सिद्धांत को ये प्रमोट करते हैं। और एक और लाइन इसने कही है यहां देखो आप इसके अंदर,
ये यहां पर है। हेयर मिल एसेंशियल्स सेज इफ वी डिसरिगार्ड द ओपिनियन, ये ओपिनियन एज फॉल्स, वी डू नॉट हैव एनी चैलेंज टू अवर व्यूज एंड वी मे इवन बी रॉन्ग। ही साइड द एग्जाम्पल ऑफ सुकरात। सुकरात के साथ ऐसा ही हुआ था। सुकरात ने क्या कह दिया था? सुकरात ने सारे यूथ को एक्टिवेट कर दिया था। उन्होंने ये कह दिया था कि भाई जो आदमी ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, जिसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है, ही कैनॉट बी एन ऑफिसर, ही कैनॉट बी ए जज। और ऐसे व्यक्ति को सलाम करने की जरूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति का आदर करने की जरूरत नहीं है। और ये सारा क्या, पूरा यूथ एक्टिवेट हो गया, बेईमान और भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ हो गया। अल्टीमेटली सुकरात के ऊपर यूथ को मिसगाइड करने का आरोप लगा और उसको क्या कर दिया गया? जहर देके मार दिया गया। हेमलॉक नाम का जहर था। अब ये यहां कह रहे हैं फॉल्स बिलीफ प्रोवाइड अस विद द अपॉर्चुनिटी टू consistently defend our beliefs, making sure that they remain a living truth rather than a dead dogma। ये डेड डॉगमा क्या होता है? डेड डॉगमा होता है हम किसी चीज को कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं क्यों कर रहे हैं। मिर्ची और नींबू लगा रहे हैं हम शनिवार को अपने घर के आगे, क्यों लगा रहे हैं हमें नहीं पता। क्या पर्पज है इसका, क्या उद्देश्य है, क्यों लगा रहे हैं, साइंटिफिक कोई वो है? तो डेड डॉगमा समझ गए कौन से होते हैं? ऐसी परंपराएं जिनका हमें पता ही नहीं हम क्यों कर रहे हैं, कब से शुरू हुई, कि उनका कोई पर्पज ही नहीं पता। तो ये क्या कह रहे हैं कि रिमेन्स अ लिविंग ट्रूथ। किस चीज की बात कर रहे हैं ये? और दूसरी बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जो ट्रूथ है वो, देयर आर सो मेनी वेज टू एक्सप्रेस अ सिंगल ट्रूथ। एक ही सच को बताने के लिए हजारों हजारों तरीके हैं, और वो जो हजारों तरीके हैं, आप किसी एक तरीके को पेटेंट नहीं बना सकते कि यही तरीका सही है और यही जो सच में बोल रहा हूं वो सही है। तो एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं। इट इज ओनली व्हेन आवर बिलीफ आर कंसिस्टेंटली चैलेंज्ड एंड that they are strengthened, and if we disregard an opinion which is actually true, then we would be deprived of knowing the truth and correcting our false view। therefore all opinion must be allowed to flourish। ये इसका सारा निचोड़ है। और इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं इतिहास के अंदर। जिन बातों को गलत ठहराया गया था, आने वाले समय के अंदर उनको सही कहा गया कि ये सही है। ठीक है, तो ये उस चीज के ऊपर ये कह रहे हैं कि जब तक आप, और इसका दूसरा उदाहरण पुराण में मिलता है, इसमें उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में क्वेश्चंस करे गए हैं। वो कह रहे हैं जब तक आप डाउट नहीं करोगे, आपका फेथ कंफर्म कैसे होगा, आपकी श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? तो श्रद्धा का जो मेन आधार है वो क्या है? संशय को दूर करना, टू रिमूव ऑल द डाउट्स। जब तक वो डाउट्स रिमूव नहीं होंगे, आप उस चीज के अंदर आपका भरोसा बनेगा ही नहीं। और डाउट्स रिमूव तब होंगे जब सामने वाला क्वेश्चन करेगा, अपना वो रखेगा, बिलीव फेथ जो भी है उसका अपना वर्षन रखेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि लिबर्टी कैसी होनी चाहिए? अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए कोई लिबर्टी पे कोई रोक नहीं होनी चाहिए। तभी आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रो करेगी, स्टेट भी ग्रो करेगा, सोसाइटी भी ग्रो करेगी। तो इस दृष्टिकोण से इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था।